अपराध और दंड, अध्याय 2 भाग 4। जोसिमोव एक लंबा और मोटा सा शख्स था। फूला फूला, बेरंग, सफाचट चेहरा और सीधे, सन जैसे बाल। चश्मा लगाता था और अपनी मोटी सी उंगली पर सोने की एक बड़ी सी अंगूठी पहनता था। वह 27 साल का था। वो हल्के सुरमई रंग का फैशनेबल ढीला ढीला कोट और गर्मियों वाला हल्का पतलून पहने हुए था। उसकी हर चीज ढीली ढाली, फैशनेबल और एकदम नई थी। कमीज पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, घड़ी की चेन भी भारी भरकम थी। वो एक सुस्त और बहुत कुछ लापरवाह शख्स था, लेकिन साथ ही उसमें बहुत कोशिश से पैदा की हुई बेतकल्लुफी और बेबाकी भी थी। वो अपने गुरूर को छिपाने की कोशिश तो करता था, लेकिन हर क्षण वह उभरकर सामने आ जाता था। जान पहचान वाले सभी लोग उसे टेढ़ा आदमी समझते थे, लेकिन यह जरूर मानते थे कि वह अपने काम में होशियार था। यार, आज मैं तुम्हारे यहाँ 2 बार गया। देख रहे हो न, इसे होश आ गया है, रजुमिखिन जोश से बोला। हाँ हाँ, और अब कैसा जी है, क्यों? जोसिमोव ने रस्कोल्निकोव को ध्यान से देखते हुए और सोफे के सिरे पर जितने भी आराम से मुमकिन हो सका बैठते हुए उससे पूछा। अभी भी तबीयत कुछ गिरी हुई ही है, रजुमिखिन कहता रहा। अभी हमने इसके कपड़े बदलवाए तो लगभग रो पड़ा। ये तो समझ की बात है, अगर इसका जी नहीं चाह रहा था तो न बदलवाते। नब्ज तो बहुत बढ़िया चल रही है। सर में दर्द अब भी है, क्यों? मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, रस्कोल्निकोव ने भरोसे के साथ और कुछ चिढ़कर कहा। वह सोफे पर थोड़ा सा उठा और उन्हें चमकती हुई आंखों से देखने लगा, लेकिन फिर फौरन ही तकिए में सर धंसाकर दीवार की ओर मुंह कर लिया। जोसिमोव गौर से उसे देखता रहा। बहुत अच्छा है, ठीक जा रहा है जैसा जाना चाहिए, उसने अलसाए स्वर में कहा। कुछ खाया? उन लोगों ने बताया और फिर पूछा कि खाने को क्या क्या दिया जा सकता है। कुछ भी खा सकता है, सूप, चाय, अलबत्ता मशरूम और खीरा न देना। अच्छा हो कि अभी गोश्त भी ना खाएं, और लेकिन वह बताने की तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं। रजुमिखिन और जोसिमोव ने एक दूसरे को देखा। अब कोई दवा या कोई और चीज नहीं देनी। मैं कल फिर देखने आऊंगा, शायद आज ही आऊं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं इसे कल शाम टहलाने ले जाऊंगा, रजुमिखिन ने कहा। हम लोग यूसुपोव बाग जाएंगे, फिर रंगमहल जाएंगे। मेरी राय में कल तो इसे एकदम न छेड़ा जाए, लेकिन मैं ठीक से कह नहीं सकता। हो सकता है थोड़ा सा चलने में कोई हर्ज न हो। खैर, कल की कल देखेंगे। ये तो दिल दुखाने वाली बात हुई। आज मैंने गृह प्रवेश की दावत रखी है, यहाँ से बस 2 कदम पर। इसे नहीं ले जा सकते, वहीं सोफे पर लेटा रहेगा। तुम तो आ रहे रहो न, रजुमिखिन ने जोसिमोव से कहा। भूलना नहीं, तुमने वादा किया था। अच्छी बात है, लेकिन आऊंगा जरा देर से। क्या क्या कर रखा है? कुछ नहीं यार, यही चाय, वोका, नमक लगी मछली। एक केक होगा, बस हमारे दोस्त होंगे। कौन कौन? सब यहीं के रहने वाले हैं और लगभग सभी नए हैं, मेरे बूढ़े चाचा को छोड़कर, और वह भी तो नए ही हैं। अपने किसी काम के सिलसिले में अभी कल ही तो पीटर्सबर्ग आए हैं। हम लोगों की मुलाकात 5 बरस में कहीं एक बार होती है। करते क्या हैं? उम्र भर जिला पोस्टमास्टर की नौकरी में सड़ते रहे, अब थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है। 65 के हैं। कोई खास बात उनके बारे में चर्चा करने लायक नहीं है, लेकिन मुझे उनसे बहुत लगाव है। पोफिरी पेत्रोविच भी आएगा, यहाँ की छानबीन करने वाला अफसर, कानून का ग्रेजुएट। उसे तो जानते हो तुम, वह भी रिश्तेदार है तुम्हारा, बहुत दूर का। तुम इस तरह मुंह क्यों बना रहे हो? एक बार कभी उससे झगड़ा हो गया था, इसलिए तुम नहीं आओगे, क्यों? मैं उसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं करता। तब तो और अच्छी बात है। फिर कुछ लड़के होंगे, एक मास्टर, एक सरकारी क्लर्क, एक गाने वाला, एक अफसर और जमेतोव। अच्छा, ये बताओ, जमेतोव से तुम्हारा या इसका? जोसिमोव ने सिर हिलाकर रस्कोल्निकोव की तरफ इशारा किया। क्या साथ है? अरे तुम शरीफ लोग, भाड़ में गए तुम्हारे सिद्धांत। बंधे हुए हो तुम लोग उनसे, कमानियों की तरह। तुम लोग अपने आप तो घूमने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। मेरा तो ये सिद्धांत है कि आदमी भला हो और इतना ही काफी है।
जमी तो बहुत ही उम्दा आदमी है, रिश्वत लेना पसंद करता है। अच्छा, लेता है तो क्या होता है उससे? वह अगर रिश्वत लेता भी है तब भी इसकी मुझे परवाह नहीं। रजुमीखिन बेहद चिढ़कर जोर से बोला, रिश्वत लेने के लिए मैं उसकी तारीफ तो नहीं करता, पर इतना कहूंगा कि अपने धन का बहुत अच्छा आदमी है। अब अगर हर आदमी को हर पहलू से देखा जाए तो कितने आदमी अच्छे बचेंगे। मैं तो समझता हूँ मुझे कोई एक टके को भी नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो तभी जब तुम्हें मुफ्त जोड़ दिया जाए। ये तो बहुत कम है। मैं ही तुम्हारे 2 देने को तैयार हूँ, और मैं तुम्हारे लिए 1 से ज्यादा न दूं। अच्छा, बस अब अपने ये मजाक रहने दो। जमे तो वह भी कल का लड़का है, मैं उसके कान खींच सकता हूँ, और आदमी को दूर नहीं भगाना चाहिए, अपनी ओर लाना चाहिए। दूर भगाकर आप किसी आदमी को नहीं सुधार सकते, खास तौर पर अगर वह अभी लड़का हो। लड़के के साथ तो और भी सावधानी बरतनी पड़ती है। तुम प्रगतिशील बुद्धू लोग तुम कुछ नहीं समझते। दूसरे आदमी की निंदा करके तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। लेकिन अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो, हम लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि वह क्या है। कुछ नहीं यार, एक घर की पुताई करने वाले का मामला है। झंझट में फंस गया था, हम लोग उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अब कोई डरने की बात नहीं। मामला एकदम साफ है, हमें बस थोड़ा सा जोर लगाना होगा। किस पुताई करने वाले की बात करते हो? क्यों, मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया नहीं था? तो फिर मैंने तुमको चीजें गिरवी रखने वाली उस बुढ़िया के कत्ल के बारे में शुरू का किस्सा ही बताया होगा। इसी में वह पुताई करने वाला फंस गया है। उस कत्ल के बारे में तो मैंने पहले भी सुना था और मुझे उसमें कुछ दिलचस्पी भी पैदा हुई थी। कुछ एक खास वजह से मैंने उसके बारे में अखबारों में भी पढ़ा था। लेकिन लिजावेता का भी तो कत्ल हुआ है। नस्तासिया भी अचानक रस्कोल्निकोव को संबोधित करते हुए बोली। वह तमाम वक्त दरवाजे के पास खड़ी सब सुनती आ रही थी। लिजावेता, रस्कोल्निकोव इतने धीरे से बुदबुदाया कि मुश्किल से ही कोई सुन सकता था। वही जो पुराना कपड़ा बेचेली थी, तुम उसे जानता नहीं था क्या? यहाँ भी आया करे थी। तुम्हारा एक कमीज भी मरम्मत कियली थी उसने। रस्कोल्निकोव ने दीवार की ओर मुंह कर लिया और मैले पीले कागज पर छपे एक भद्दे से सफेद फूल को ताककर, कि जिस पर कत्थई लकीरें बनी थीं, वो ये देखने लगा कि उसमें कितनी पत्तियां हैं, पत्तियों में कितने कंगूरे हैं और उन पर कितनी लकीरें हैं। उसे अपनी बाहें और टांगें बेजान लग रही थीं, जैसे शरीर से काटकर अलग कर दी गई हों। उसने हिलने डुलने की कोई कोशिश नहीं की, बस एकटक उस फूल को घूरता रहा। लेकिन उस पुताई करने वाले का क्या हुआ? नस्तासिया की बकबक को बीच में काटकर जोसिमोव ने खुली नाराजगी के साथ कहा। वह भरकर चुप हो गई। यार, उस पर तो कत्ल का इल्जाम लगाया गया था। रजुमिखिन उत्तेजित होकर बोलता रहा। तो उसके खिलाफ कोई सबूत रहा होगा। सबूत की भी अच्छी कही। सबूत ऐसा था जो कोई सबूत ही नहीं था, और यही हमें साबित करना था। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन लोगों ने शुरू में कोख और पेस्त्र्याकोव को धर लिया था। कितनी बेवकूफ़ी से ये सब काम किया जाता है। मतली होने लगती है, हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। पेस्त्र्याकोव शायद आज रात को आए। अरे हाँ रोद्या, तुमने तो इस मामले के बारे में सुना होगा। ये तुम्हारे बीमार पड़ने से पहले की बात है, जब वे लोग उसके बारे में थाने में बातें कर रहे थे और तुम बेहोश हो गए थे। उससे बस 1 दिन पहले की। जोसिमोव बड़ी जिज्ञासा से रस्कोल्निकोव को देखता रहा। रस्कोल्निकोव हिला तक नहीं। मैं तो कहता हूँ रजुमिखिन, मुझे तुम्हारे ऊपर हैरत होती है। जरूरत से ज्यादा जोश दिखाते हो तुम। जोसिमोव ने अपना विचार व्यक्त किया। हो सकता है, लेकिन हम लोग उसे छुड़ा कर दम लेंगे। मेज पर मुक्का मारकर जोर से चिल्लाया। रजुमिखिन, सबसे ज्यादा बुरी जो बात लगती है, यह नहीं है कि वे झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने को तो हमेशा माफ किया जा सकता है। झूठ बोलना तो अच्छी बात है, क्योंकि उसी के सहारे हम सच्चाई तक पहुंचते हैं। बुरी लगने वाली बात यह है कि वे झूठ बोलते हैं और अपने झूठ बोलने को सराहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मैं पोफिरी की इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्हें सबसे पहले किस बात ने चक्कर में डाला? दरवाजा बंद था
और जब वे दरबान को लेकर लौटे तो दरवाजा खुला था। इससे नतीजा यह निकला कि कोख और पेस्त्र्याकोव ने कत्ल किया है। ये थी उनकी दलील। ज्यादा ताव न खाओ, उन्हें उन लोगों ने सिर्फ पकड़ा ही तो था और ये तो उन्हें करना ही पड़ता। और हाँ, मैं इस कोख से मिल चुका हूँ। वो उस बुढ़िया से गिरवी रखी हुई ऐसी चीजें खरीदता था जिन्हें छुड़ाया न गया हो, है न? हाँ, वो जालिया है। प्रोनोट भी खरीदता है। उसका धंधा यही है। लेकिन उसकी बात छोड़ो। जानते हो, मुझे गुस्सा किस बात पर आता है? उनकी उस घिनौनी, सड़ी हुई, घिसी पिटी खानापुरी पर। और यह मामला कोई नया तरीका लागू करने की बुनियाद बन सकता है। हम मनोवैज्ञानिक तथ्यों के सहारे ही बता सकते हैं कि असली आदमी का पता कैसे लगाया जाए। हमारे पास तथ्य हैं, वे लोग कहते हैं। लेकिन तथ्य ही तो सब कुछ नहीं होते। कम से कम आधा दारोमदार तो इस बात पर होता है कि उन तथ्यों का मतलब किस तरह निकाला जाता है। तो तुम जानते हो कि उनका मतलब कैसे निकालें। बहरहाल, आदमी अगर यह महसूस करता हो और ठोस बुनियाद पर महसूस करता हो कि वह शायद कुछ मदद कर सकता है, अपनी जबान तो नहीं बंद रख सकता। अगर सिर्फ क्यों तुम्हें पूरा किस्सा मालूम है? मैं तो ये सुनने की राह देख रहा हूँ कि उस पुताई करने वाले का क्या हुआ। हाँ, तो वह किस्सा इस तरह है। कत्ल के तीसरे दिन सवेरे, जब वे अभी भी कोख और पेस्त्र्याकोव को रगड़ रहे थे, हालांकि उन्होंने अपने एक एक कदम का पूरा हिसाब दे दिया था और बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दुश्किन नाम का एक किसान, जो उसी घर के सामने एक शराबखाना चलाता है, थाने में जेवर की एक डिबिया लेकर आया जिसमें कानों की कुछ बालियां थीं। तो उसने एक लंबा चौड़ा किस्सा सुनाया। परसों शाम को ठीक 8 बजे के बाद, दिन और वक्त पर जरा ध्यान दीजिए, घरों की पुताई करने वाला मिकोलाई, एक मामूली मजदूर, जो उस दिन पहले भी मेरे यहाँ आ चुका था, सोने की बालियों और नगीनों की यह डिबिया लेकर आया और मुझसे कहने लगा कि उसे इसके 2 रूबल दे दूं। जब मैंने उससे पूछा कि ये चीजें उसे कहाँ मिली, तो उसने बताया कि सड़क पर पड़ी पाई हैं। मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ये तुम्हें दुश्किन का बयान किया हुआ किस्सा बता रहा हूँ मैं। मैंने उसे एक नोट दिया, यानी 1 रूबल, क्योंकि मैंने सोचा अगर मेरे पास नहीं तो किसी और के पास गिरवी रखेगा। बात तो वही होगी, पैसा तो वह दारू में ही उड़ाएगा, तो चीज मेरे ही पास रहे तो क्या बुरा है। जितना ही छिपाओ उतनी ही जल्दी उसका पता लगेगा। और अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई, अगर मैंने कोई उड़ती हुई बात सुनी, तो सारी चीजें लेकर पुलिस के पास चला जाऊंगा। जाहिर है, ये सब उसकी गप है, साफ झूठ बोलता है और पलक तक नहीं झपकाता। मैं इस दुश्किन को अच्छी तरह जानता हूँ। चीजें गिरवी रखता है, चोरी का माल खरीदता है, और उसने 30 रूबल का वह माल मिकोलाई को झांसा देकर इसलिए नहीं हथियाया था कि आखिर में ले जाकर पुलिस को दे दे, सो वह डर गया। खैर, दुश्किन का किस्सा सुनो। मैं इस किसान मिकोलाई देमेंत्येव को बचपन से जानता हूँ। वह भी हमारे प्रांत और उसी जरायस्क जिले का रहने वाला है। हम दोनों रियाजान के हैं। यह मिकोलाई शराबी तो नहीं मगर थोड़ी बहुत पी लेता है, और मैं जानता था कि वह उस घर में मित्रेई के साथ पुताई का काम कर रहा है। मित्रेई भी उसी गांव का रहने वाला है। रूबल पाते ही उसे उसने भुनाया, 2-1 गिलास पी और बाकी पैसे लेकर चलता बना। उस वक्त मैंने मित्रेई को उसके साथ नहीं देखा था, पर अगले दिन मैंने सुना कि अलियोना इवानोवना और उसकी बहन लिजावेता इवानोवना को किसी ने कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया है। हम लोग उन्हें जानते थे और मुझे फौरन उन बालियों के बारे में शक हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि जो औरत मारी गई थी वह सामान गिरवी रखकर कर्ज देती थी। मैं उस घर में गया और किसी से कुछ कहे बिना बड़ी सावधानी से पूछताछ करने लगा। सबसे पहले मैंने पूछा, मिकोलाई है? मित्रेई ने मुझे बताया कि मिकोलाई कहीं मौज कर रहा है। वह भोर पहर शराब पिए हुए घर आया था, वहां कोई 10 मिनट रुका होगा और फिर निकल गया। उसके बाद मित्रेई ने उसे नहीं देखा और अब अकेले ही काम पूरा कर रहा है। वे लोग जिस फ्लैट में काम कर रहे थे, वो भी उन्हीं सीढ़ियों पर है जहां कत्ल हुआ था, दूसरी मंजिल पर। मैंने जब ये सब सुना तो किसी से कुछ भी नहीं कहा, ये दुश्किन का कहना है, लेकिन उस कत्ल के बारे में जो कुछ भी मैं पता लगा सका,
मैंने लगाया और पहले की तरह ही शक में डूबा हुआ घर चला गया। और आज सवेरे 8 बजे, वो तीसरा दिन था, आप समझ रहे हैं न। मैंने मिकोलाई को अंदर आते देखा। पूरी तरह होश में तो नहीं था, लेकिन सच पूछिए तो बहुत पिए हुए भी नहीं था। जो बात उससे कही जाती थी उसे समझ लेता था। वह बेंच पर बैठ गया और कुछ नहीं बोला। शराबा खाने में उस वक्त बस एक अजनबी था, एक और आदमी जिसे मैं जानता था, बेंच पर सो रहा था और हमारे यहाँ काम करने वाले 2 छोकरे थे। तुमने मित्रेई को देखा है? मैंने पूछा। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, वह बोला। और यहाँ भी तुम नहीं आए? परसों के बाद नहीं, वह बोला। और कल रात तुम सोए कहाँ थे? पेस्की में। तो कानों की बालियां तुम्हें कहाँ मिली थी? मैंने पूछा। मुझे सड़क पर पड़ी मिली थीं। पर जिस तरह ये बात उसने कही वह मुझे कुछ अजीब लगी। उसने मेरी ओर देखा भी नहीं। तुमने कुछ सुना है कि उसी दिन शाम को, उसी वक्त, उन्हीं सीढ़ियों पर क्या हुआ था? मैंने पूछा। नहीं, वह बोला, मैंने तो कुछ नहीं सुना। वह जितनी देर ये सारी बातें सुनता रहा, उसकी आंखें अपने गड्ढों में से बाहर निकली पड़ रही थीं और रंग एकदम चूने की तरह सफ़ेद पड़ गया था। मैंने उसे सारी बात बताई और वह अपना हैट उठाकर चल पड़ा। मैं उसे वहीं रोके रखना चाहता था। जरा ठहरो मिकोलाई, मैंने कहा, कुछ पियोगे नहीं? और मैं छोकरे को दरवाजा रोके रहने का इशारा करके गल्ले के पीछे से निकलकर बाहर आ गया। मगर वह तीर की तरह सड़क पर निकल गया और भागता हुआ मोड़ पर पहुंचकर गली में गायब हो गया। तब मेरे सारे शक दूर हो गए। यह उसी की हरकत थी, इसमें अब कोई शक ही नहीं रह गया था। सो तो है, जोसिमोव ने कहा। ठहरो, पूरी बात सुन लो। जाहिर है कि उन लोगों ने मिकोलाई को ढूंढने के लिए कुओं में बांस डलवा दिए। दुश्किन को पकड़कर थाने ले जाया गया, उसके घर की तलाशी ली गई, मित्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जहां उसने रात गुजारी थी उसे उलट पलट कर दिया गया। फिर उन लोगों ने मिकोलाई को परसों शहर के छोर पर एक शराबा खाने में गिरफ्तार किया। वहां उसने गले से चांदी का सलीब उतारकर उसके बदले थोड़ी सी शराब मांगी थी। उन लोगों ने शराब उसे दे दी। कुछ ही मिनट बाद शराब वाले की औरत मवेशी बांधने की छप्पर में गई और वहां उसने दीवार की एक दरार में से देखा कि बगल वाले अस्तबल में उसने छत की शहतीर में कमरबंद बांधकर एक फंदा बना रखा है और लकड़ी के एक कुंदे पर खड़ा होकर उस फंदे में गर्दन फंसाने की कोशिश कर रहा है। पूरा जोर लगाकर वो औरत चीखी। लोग भागकर वहां पहुंचे। तो अब पता चली तुम्हारी असलियत। मुझे ले चलो, वह बोला, फलां थाने में, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। तो उसे कुछ लोगों की निगरानी में थाने से जाया गया, मतलब कि यहाँ लाया गया। उससे इधर उधर की बहुत सी बातें पूछी गईं। क्या उम्र है? 22 साल, वगैरह वगैरह। जब उससे पूछा गया, जब तुम मित्री के साथ काम कर रहे थे तब तुमने किसी को फलां वक्त सीढ़ियों पर देखा था? तब उसने जवाब दिया, लोग जरूर ऊपर नीचे आते जाते रहे होंगे, लेकिन मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तुमने कुछ सुना भी नहीं? कोई शोर वगैरह? हमने कोई खास बात नहीं सुनी। और मिकोलाई, तुमने क्या ये सुना कि उसी दिन फलां विधवा और उसकी बहन का कत्ल हुआ था और उन्हें लूट लिया गया था? मुझे उसके बारे में रत्ती भर भी कुछ नहीं मालूम था। इसके बारे में मैंने पहली बार परसों ही अफनासी पाव्लोविच से सुना। ये कानों की बालियां तुम्हें कहाँ मिली थीं? सड़क की पटरी पर पड़ी पाई थीं। अगले दिन तुम मित्रेई के साथ काम करने क्यों नहीं गए थे? इसलिए कि शराब पी रहा था। और शराब कहाँ पी रहे थे? अरे, फलां जगह। पर तुम दुश्किन के यहाँ से भाग क्यों आए थे? इसलिए कि बहुत डर लग रहा था। तुम्हें डर किस बात का लग रहा था? कि मुझी पर इल्जाम लगाया जाएगा। जब तुम्हारा कोई कसूर नहीं था तो फिर तुम्हें डर कैसे लग रहा था? अब तो जोसिमोव, तुम मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, लेकिन यह सवाल हूबहू इन्हीं शब्दों में पूछा गया था। मैं इस बात को पक्की तरह जानता हूँ, वह सवाल ज्यों का त्यों मेरे सामने दोहराया गया था। इसके बारे में क्या कहते हो? बहरहाल, कुछ सबूत तो है। मैं अभी सबूत की बात नहीं कर रहा हूँ, उस सवाल की बात कर रहा हूँ। वे लोग खुद अपने बारे में जो कुछ समझते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। खैर, वे लोग उसे रगड़ते रहे, यहाँ तक कि आखिरकार उसने मान लिया
मुझे सड़क पर नहीं मिली थी बल्कि उस फ्लैट में मिली थी जहां मैं मित्रेई के साथ काम कर रहा था। मतलब ये कि मित्रेई और मैं दिन भर पुताराई करते रहे और काम खत्म करके हम लोग चलने की तैयारी कर रहे थे कि मित्रेई ने ब्रश लेकर मेरे मुंह पर रंग लगा दिया। फिर वह भागा और उसके पीछे मैं भागा। मैं पूरी ताकत से चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा और सीढ़ियों के नीचे पहुंचकर मेरी मुठभेड़ सीधे दरबान से और कुछ और भलेमानुसों से हो गई। कितने लोग थे यह मुझे याद नहीं। दरबान ने मुझे गाली दी, दूसरे दरबान ने भी गाली दी। दरबान की औरत बाहर निकल आई और वह भी हम लोगों को गालियां देने लगी। एक साहब इतने में एक मेम साहब को साथ लिए अंदर आए और उन्होंने भी हमें गालियां दी क्योंकि मित्रेई और मैं बीच रास्ते में पड़े हुए थे। मित्रेई के बाल मेरे हाथ में आ गए थे, मैंने उसे पटक दिया था और उसे पीट रहा था। उधर मित्रेई ने भी मेरे बाल पकड़ रखे थे और मुझे मारने लगा था। लेकिन हम ये सब गुस्से में आकर नहीं कर रहे थे, बल्कि दोस्तों की तरह खिलवाड़ कर रहे थे। और उसके बाद मित्रेई हाथ छुड़ाकर सड़क पर भागा। मैं भी उसके पीछे भागा लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया और फ्लैट में अकेला ही वापस चला गया। मुझे अपना सामान समेटना था। मैं सारी चीजें समेटकर रखने लगा, ये सोचकर कि मित्रेई आएगा कि उसी वक्त मेरा पांव दरवाजे के पास वाले कोने में डिबिया पर पड़ा। मैंने देखा कि कागज में लिपटी हुई कोई चीज पड़ी है। मैंने कागज उतारा तो कुछ छोटी छोटी कटियां दिखाई दी। मैं खोला तो देखा कि डिबिया में कानों की बालियां थीं। दरवाजे के पीछे, ठीक दरवाजे के पीछे। क्या कहा? दरवाजे के पीछे। अचानक रस्कोल्निकोव जोर से चीखा। आतंक भरी सूनी सूनी नजरों से रजुमिखिन को घूरता रहा और धीरे धीरे हाथ का सहारा लेकर सोफे पर बैठ गया। हाँ, तो फिर बात क्या है? हुआ क्या? रजुमिखिन भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं, रस्कोल्निकोव ने फिर तकिए पर सर टिकाकर दीवार की ओर मुंह फेरते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया। कुछ देर तक सभी चुप रहे। आंख लग गई है, शायद सोते में बड़बड़ाया होगा। आखिरकार रजुमिखिन ने सवालिया नजरों से जोसिमोव को देखते हुए कहा। जोसिमोव ने धीरे से अपना सर हिलाकर खंडन किया। खैर, आगे बढ़ो, जोसिमोव बोला। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बालियां देखते ही फ्लैट और मित्रेई सब कुछ भूलकर उसने सीधे अपनी टोपी उठाई और भागकर दुश्किन के यहाँ जा पहुंचा और जैसा कि हमें मालूम है, उससे उसने 1 रूबल पाया। वह झूठ बोला कि उसने सड़क पर पड़ी पाई थी और जाकर पीने लगा। कत्ल के बारे में वह अपनी शुरू वाली बात ही दोहराता रहता है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। परसों से पहले मैंने उसके बारे में कभी सुना तक नहीं था। तो तुम अभी तक पुलिस के पास क्यों नहीं आए? डर लगता था। पर तुमने फांसी लगाने की कोशिश क्यों की? चिंता के मारे। काहे की चिंता? यही कि मेरे ऊपर दूसरा इल्जाम लगाया जाएगा। तो ये रहा सारा किस्सा। खैर, तुम्हारे ख्याल से उन लोगों ने इससे क्या नतीजा निकाला? इसमें मेरे ख्याल करने की कोई बात ही नहीं। सुराग मौजूद हैं, जैसे भी हैं, पर हैं। तुम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे होगे कि तुम्हारे उस पुताई करने वाले को छोड़ दिया जाए। अब उन्होंने तो उसे सीधे सीधे कातिल समझ लिया है। इसमें उन्हें रत्ती भर शक नहीं है। ये सब बेतुकी बातें हैं। तुम बिला वजह उबल रहे हो। लेकिन तुम्हें उन बालियों के बारे में क्या कहना है? ये तो मानना होगा कि अगर बुढ़िया के संदूक में से बालियां उसी दिन और उसी वक्त मिकोलाई के हाथों में पहुंची तो किसी न किसी तरह तो पहुंची होंगी। इस तरह के मामले में यह एक बड़ी बात होती है। वहां कैसे पहुंची? वहां कैसे पहुंची? रजुमिखिन चीखा। तुम एक डॉक्टर हो जिसका काम ये होता है कि वो मनुष्य का अध्ययन करे और जिसे मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन करने के सबसे ज्यादा अवसर मिलते हैं, तो तुम इस पूरे किस्से में उस आदमी के चरित्र को क्यों नहीं देख पाते? क्या ये बात तुम्हें नहीं दिखाई देती कि छानबीन के दौरान उसने जो जवाब दिए वे परम सत्य हैं? बालियां उसके हाथों में उसी तरह पहुंची जिस तरह उसने हमें बताया। उसका पांव डिबिया पर पड़ा और उसने उसे उठा लिया। परम सत्य। पर क्या उसने खुद ये बात नहीं मानी कि पहले वह झूठ बोला था? मेरी बात सुनो ध्यान से। दरबान कोख और पेस्ट्रियाकोव, दूसरा दरबान और पहले दरबान की बीवी और वो औरत जो दरबान के घर पर बैठी थी और वो सरकारी अफसर क्रियूकोव जो उसी क्षण गाड़ी में से उतरा था और एक मेम साहब के हाथ में हाथ डाले बड़े फाटक से अंदर गया था।
मतलब ये कि 8-10 गवाह सब ये बात मानते हैं कि मिकोलाई ने मित्रेई को जमीन पर गिरा रखा था, उसके ऊपर चढ़ा बैठा था और उसे पीट रहा था, और मित्रेई ने भी उसके बाल कसकर पकड़ रखे थे और वह भी उसे पीट रहा था। दोनों सड़क के ठीक बीच में पड़े हुए थे और उन्होंने आवाजाही का रास्ता रोक रखा था। उन्हें चारों ओर से गालियां मिल रही थीं और वे, बच्चों की तरह, गवाहों के शब्द यही थे, एक दूसरे को पटकनियां दे रहे थे, किलकारियां मार रहे थे, लड़ रहे थे, अजीब अजीब सूरतें बनाकर हंस रहे थे और बच्चों की तरह एक दूसरे का पीछा करते हुए बाहर सड़क पर निकल गए थे। समझे? अब जरा ध्यान देकर सुनो। ऊपर लाशों में गर्मी बाकी थी। समझे? जब उन लोगों ने उन्हें देखा तब उनमें गर्मी बाकी थी। अगर उन्होंने या अकेले मिकोलाई ने उनको कत्ल किया होता और संदूक तोड़े होते या सिर्फ डाका ही डाला होता, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या उनकी उस वक्त की दिमागी हालत, फाटक पर उनका किलकारियां मारना और हंसना और झगड़ा करना, क्या वे बातें कुल्हाड़ियों, खून खच्चर, शैतानों जैसी चालाकी या डाकाजनी से मेल खाती हैं? उन्होंने उन दोनों औरतों को अभी अभी कत्ल किया था, 5 या 10 मिनट पहले भी नहीं, क्योंकि उस वक्त तक भी लाशों में गर्मी बाकी थी, और फौरन फ्लैट खुला छोड़कर, ये जानते हुए भी कि लोग जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे, वे अपना लूट का माल वहीं फेंककर बच्चों की तरह लुढ़क रहे थे, हंस रहे थे, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। ऐसे दर्जन भर गवाह हैं जो कसम खाकर ये बातें कहने को तैयार हैं। बात सचमुच कुछ अजीब तो है। बेशक ये नामुमकिन है, मगर नहीं यार, कोई अगर मगर नहीं। माना कि कत्ल जब हुआ था, उसी दिन और उसी वक्त कानों की बालियों का मिकोलाई के हाथों में पाया जाना उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा परिस्थितिजन्य साक्ष्य बन जाता है। हालांकि उसने जो सफाई दी है, उससे इसकी वजह अच्छी तरह साफ हो गई है और इसलिए अगर कोई दूसरा सबूत हो तो भी यह बात उसकी पुष्टि करने वाला सबूत नहीं हो सकती। ऐसी हालत में हमें उन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनसे वह बेकसूर साबित होता है, खास तौर पर इसलिए कि वे ऐसी बातें हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। पर हमारी कानून व्यवस्था के चरित्र को देखते हुए तुम क्या समझते हो कि वे लोग इस बात को मानेंगे, या वे इसे मानने की स्थिति में भी हैं, जिसका आधार केवल मनोविज्ञान की दृष्टि से उसका असंभव होना है कि यह बात अभियोग पक्ष के परिस्थितिजन्य साक्ष्य को 16 आने पक के तौर पर चूर चूर कर देती है? नहीं, वे इस बात को नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें जेवर की डिबिया उस आदमी के हाथ में मिली थी और उस आदमी ने अपने फांसी लगाने की कोशिश की थी, जो कि अगर वह अपने आप को अपराधी न समझता तो कभी न करता। यही बात है जिस पर मुझे ताव आता है और तुम्हें समझनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें ताव आ रहा है। पर ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछना भूल गया, इस बात का क्या सबूत है कि वो डिबिया बुढ़िया के यहाँ से ही आई थी? ये तो साबित हो चुका है, रज्जुमिखिन ने त्योरियों पर बल डालकर साफ झिझकते हुए जवाब दिया। कोख ने जेवर की वो डिबिया पहचानी थी और उसके असली मालिक का नाम भी बताया था, जिसने पक्के तौर पर साबित कर दिया था कि वह उसी की थी। सो तो बुरा हुआ। अब एक बात और, क्या किसी ने मिकोलाई को उस वक्त देखा था जब कोक और पेस्त्रियाकोव पहली बार ऊपर जा रहे थे? क्या उसके बारे में कोई सबूत नहीं है? असली बात यही तो है कि किसी ने नहीं देखा, रज्जुमिखिन ने चिढ़कर जवाब दिया। सबसे बुरी बात यही है, ऊपर जाते हुए कोक और पेस्त्रियाकोव ने भी उन्हें नहीं देखा था, हालांकि अब उनकी गवाही को बहुत वजनदार माना भी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वह फ्लैट खुला था और वहां जरूर कोई काम हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने इस बात की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया था और उन्हें ये याद नहीं था कि वहां आदमी सचमुच काम कर रहे थे या नहीं। तो सफाई में अकेला सबूत यही है कि वे एक दूसरे को पीट रहे थे और हंस रहे थे। मान लेते हैं कि इस बात में दम काफी है, लेकिन जो सच्चाइयां सामने आई हैं, उनको तुमने किस तरह समझा है? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारी समझ में वे बालियां वहां कैसे पहुंची, यानी जैसा कि वो कहता है अगर वे उसे सचमुच वहीं मिली थी तो। मेरी समझ में इसमें समझ का क्या सवाल है, बात एकदम साफ है। बहरहाल, जिस कोण से इस बात को समझने की कोशिश की जानी चाहिए वो बिल्कुल साफ है और जेवर की डिबिया उसी तरफ इशारा करती है। कानों की वे बालियां असली कातिल ने गिराई थीं। जिस वक्त कोख और पेस्त्रियाकोव ने दरवाजा खटखटाया उस वक्त कातिल ऊपर ही था, कमरे में बंद।
कोख ने ये गधापन किया कि वहीं दरवाजे पर खड़ा नहीं रहा। फिर कातिल भी सरपट निकलकर बाहर नीचे भागा, क्योंकि उसके लिए भागने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। मिकोलाई और मित्रेई उस खाली फ्लैट में से भागकर बाहर निकले तब कोख, पेस्त्रियाकोव और दरबान की नजरें बचाकर वो उसी फ्लैट में जा छिपा। जिस वक्त दरबान और दूसरे लोग ऊपर जा रहे थे, उस वक्त वो वहीं छिपा हुआ रहा और उनके इतनी दूर निकल जाने की राह देखता रहा कि उन्हें उसकी आहट सुनाई न दे। उसके बाद वह चुपचाप ठीक उस वक्त नीचे उतर गया, जब मिकोलाई और मित्रेई भागकर सड़क पर पहुंच चुके थे और फाटक पर कोई नहीं था। उसे शायद किसी ने देखा भी हो, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बहुत से लोग अंदर बाहर आते जाते ही रहते हैं। बालियां उसकी जेब से उसी वक्त गिरी होंगी जब वह दरवाजे के पीछे खड़ा था, पर उसे पता नहीं चला कि वे गिर गई हैं, क्योंकि वह बहुत सी दूसरी बातों के बारे में सोच रहा था। जेवर की डिबिया इस बात का पक्का सबूत है कि वो उस जगह खड़ा हुआ था। ये है सारी बात का निचोड़। ये कुछ ज्यादा ही सोच विचार कर कही गई बात है। नहीं मेरे भाई, तुमने जरूरत से ज्यादा ही सोच विचार से काम लिया है। बहुत होशियारी दिखा दी है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? इसलिए कि हर चीज जरूरत से ज्यादा ही फिट बैठ रही है। इसमें नाटक कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। ऑफ। रजुमिखिन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने ही वाला था कि उसी पल दरवाजा खुला और एक बंदा अंदर आया जो वहां पर मौजूद सभी लोगों के लिए एकदम अजनबी था।